जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली हमारा जो आज का ये वीडियो है ये उन तमाम बच्चों के लिए जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और 26 अक्टूबर को, ठीक है ना, 26 अक्टूबर को जो आपका साइंस का वीकली टेस्ट होगा उसका तैयारी करना चाहते हैं। वीडियो उन्हीं के लिए है। इस वीडियो में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके वीकली टेस्ट में डायरेक्ट पूछा जाएगा। सबसे पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर देन हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न आपके पास लिखा है कि समजात अंगों का उदाहरण है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात, यानी जो हमारा मनुष्य का हाथ है, हमारे जो दो हाथ होते हैं, और कुत्तों का जो अग्रपाद होता है, इनका कंपेयर किया गया। क्या ये दोनों समजात अंग है? ठीक है। साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन है हमारे दांत और हाथी के दांत। तीसरा ऑप्शन है आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी, ठीक है ना। ऊपरी भूस्तारी आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लास 10 का अगर बुक आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग को इसके बारे में नॉलेज होगा, ठीक है ना। तो बुक जरूर पढ़ेगा, नॉलेज आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले समझ लो कि समजात अंग क्या होता है। तो देखिए, इसकी जो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधी बात होता है कि ऐसे अंग जिसकी मूल संरचना तो समान होती है परंतु कार्य भिन्न होता है। जैसे कि अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों का तीनों सही है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा इस आंसर का। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो सुनो। देखो, हमारा जो हाथ और कुत्ते का जो अग्रपाद है, इनकी बनावट जो होती है, जो मूलभूत रचना होती है, वो प्रकार से देखा जाए तो लगभग सेम है, परंतु आप लोग कार्य में बहुत अंतर देख सकते हो। हम लोग जो हाथ का उपयोग करते हैं वो बेसिकली चीज़ों को उठाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है ना। परंतु कुत्ते का जो अग्रपाद होता है जस्ट लाइक हमारे हाथ जैसा ही होता है, परंतु वो दौड़ने में उपयोग करता है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो कार्य भिन्न भिन्न है परंतु बनावट संरचना एक जैसी। उसी प्रकार से हमारा जो दांत है और हाथी का जो दांत है, ठीक है, बाहर वाला बड़ा वाला दांत का बात चल रहा है, ठीक है तो दोनों दांत ही, संरचना एक जैसी हड्डी है, परंतु हाथी का वो दांत चीज़ों को उखाड़ने में, ठीक है ना, अपना भोकाल दिखाने में उपयोग होता है, परंतु हमारा दांत चीज़ों को सिर्फ चबा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखा जाए तो आलू और घास की ऊपरी भूस्तारी जो होती है वो देखा जाए तो उनकी कार्य अलग अलग है परंतु संरचना एक जैसी होती है, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएगा, समझाते अंक उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते। 3 नंबर के प्रश्न में लिखा कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किस से अधिक समानता है, यानी कि जो विकासीय दृष्टिकोण है, ठीक है ना, तो उस दृष्टिकोण से यहाँ देखा जाए 4 ऑप्शन है। इन चारों में से हम लोग किससे ज़्यादा मिलते जुलते हैं? पहला ऑप्शन है चीन के विद्यार्थियों से, दूसरा है चिंपैंजी, उसका अगला है मकड़ी, और नेक्स्ट है आपके पास जीवाणु। तो चाहे कुछ भी हो, बहुत कोई बोलता है हम लोग चिंपैंजी से ही हम लोग मनुष्य बने हैं, तो बहुत कोई क्या करेगा, चिंपैंजी मार देगा, परंतु इसका सही आंसर हो जाएगा चीन के विद्यार्थी। क्योंकि भाई साहब, चाहे चीन का विद्यार्थी हो चाहे अमेरिका का विद्यार्थी हो, है तो मनुष्य ही ना। हम लोग भी तो मनुष्य, उनका भी 2 ही आंख होगा, हमारा भी 2 आंख है, कुछ तो अलग होने वाला है नहीं। तो देखा जाए तो विकासीय दृष्टिकोण से यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर के प्रश्न में यह है कि सब्जी की एक टोकरी में क्या रखा हुआ है? गाजर रखा हुआ है, आलू रखा हुआ है, मूली रखा हुआ है, और क्या रखा हुआ है? टमाटर रखा हुआ है, ठीक है। 1 मिनट, आपके पास गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे हुए हैं, ठीक है। बताइए कि इनमें से कौन सी सब्जियां सही समजाती संरचनाओं को प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि कौन ऐसा है आपका देखा जाए तो यहाँ पे गाजर, आलू, मूली और टमाटर, इनमें से कौन है जो समजात जैसा लगता है? समजात मैंने वही संरचना जैसा होना चाहिए पर कार्य अलग होना चाहिए। तो आप लोगों को पता है जो गाजर और मूली होता है ये काइंड ऑफ एक ही जैसा है, ठीक है ना। भाई साहब थोड़ा लंबा टाइप का होता है, इस प्रकार से जमीन में गड़ा हुआ होता है, ठीक है। बोलोगे सर आलू भी तो जमीन में होता है, परंतु आलू गोल होता है, ठीक है ना, वो मिलता जुलता टमाटर के साथ है, ठीक है। परंतु गाजर और मूली ऐसे दोनों का दोनों उत्पत्ति जमीन में होता है, एक जैसा होता है। एक का रंग व्हाइट होता है, एक का रंग आपका देखो थोड़ा सा रेडिश पिंक टाइप का होता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है मूली और गाजर का रंग अलग भी हो सकता है, परंतु मैं आपको समझाने के लिए जनरल में एग्जांपल दे रहा हूँ। गाजर का यूज अलग होता है और मूली का यूज अलग होता है। मूली का सब्जी बना रहे हो तो वहाँ गाजर नहीं डाल सकते, आप समझ रहे हो ना चीजें। तो यहीं पे गाजर और मूली इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, गाजर और मूली या मूली और गाजर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, एक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लिखा है यहाँ पे विविधता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब बता विविधता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो मैं डायरेक्टली सही आंसर बताया तो बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन पूछा था कौन सही नहीं है, तो बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये चीज जो लिखा हुआ है गलत है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि किसी स्पीसीज की सभी विभिन्नताओं के बने रहने के संभावना समान होती है। भाई साहब कोई समान नहीं, किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास यही जो कथन है जो सही नहीं लिखा हुआ, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। सबको पता है मटर के पौधे का चयन किया था, और ऐसा कुछ नहीं कि वो हाई-फाई वाला मटर का पौधा था, नॉर्मल जो घर में उगता है वही वाला मटर का पौधा है, इसलिए आप लोग लिख सकते हो साधारण मटर। ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, सबको पता है केंद्रक में पाया जाता है, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप चलिए कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। 1 लाइनर प्रश्न में लिखा हुआ यहाँ पे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विविधता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो अनुवांशिकी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उत्तक में उत्पन्न परिवर्तन वंशानुगत नहीं होता है, तो याद रखिएगा जो कायिक उत्तक होता है इसमें कोई वंशागत नहीं होता है, वंशानुगत होता है नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है, वैसे फुल फॉर्म पूछा है, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो आपके पास इसको याद रहना चाहिए, आपके माइंड में याद रखिएगा बात, किसी पिटारा में भर के रख लीजिए। उसके बाद आरएनए का भी फुल फॉर्म पूछ लिया है, तो क्या होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में बच्चे के लिंग निर्धारण कैसे होता है बताओ, यानी कि मानव में जो बच्चा होगा, जब बच्चा पैदा होगा, फिर बोलो कि जब जो बच्चा होगा वो लड़का होगा कि लड़की हो, आप लोग कैसे बताओगे। तो देखो किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने जनकों से, जनकों मतलब माता पिता, ठीक है, माता पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त करता है, ठीक है ना। माता पिता में भी देखो पिता पे निर्भर करता है, याद रखिए बात। अगर पिता एक्स गुणसूत्र दिया, क्योंकि पिता के पास एक्स और वाई होता है और माता के पास सिर्फ एक्स ही होता है, ठीक है। तो आप लोग समझो मेरा बात, अगर आपके पास देखा जाए कि अगर आपका पिता आपका एक्स दिया, ठीक है ना, तो आपके पिता आपका एक्स दिया, और फिर माता के पास तो, मैं फिर बोलो कि मम्मी के पास तो एक्स होता ही है, ठीक है। तो वहाँ का मम्मी तो सिर्फ एक्स ही दे सकती है, तो दोनों मिलेगा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो जब होता है ऐसा तो वो क्या बनता है, लड़की बनती है, ठीक है। लेकिन अगर पिता वाई गुणसूत्र दिया, तो फिर पिता दिया वाई और माता के पास तो ऑलरेडी एक्स, उसके अलावा कुछ दे नहीं सकती वो, तो एक्स इधर आएगा तो वाई एक्स बनेगा, फिर एक्स वाई बनेगा, जो बोलना बोलो। तो उस केस में लड़का होगा, समझ में आए ना। तो लड़का हो कि लड़की माता पे नहीं पिता पे निर्भर करता है। तो ये बहुत ही बड़ा एक समाज में हम लोग का यहाँ पे गलत फहमी पैदा है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा बात, ठीक है, कि मम्मी पे निर्भर नहीं करता, पिताजी पे निर्भर करता है। तो ये चीज़ था मानव में लिंग निर्धारण, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं, बताओ। तो जो तितली का जो और जो चमगादड़ का जो पंख होता है, इनका देखा जाए तो देखो क्या लिखा है, इसको हम लोग समजात अंग नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि देख लो भाई साहब, ऐसे अंग जिसकी आंतरिक संरचना समान परंतु कार्य भिन्न होता है समजात अंग कहलाता है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जो तितली और चमगादड़ के पंख की आंतरिक संरचना भिन्न होती है, ठीक है। इसका जो बनावट होता है चमगादड़ का और तितली का, आपको सुनने में तो पंख लग रहा है एक जैसा, परंतु नहीं, दोनों का संरचना बहुत अलग है, ठीक है। परंतु दोनों का कार्य समान ही है, ठीक है ना। चमगादड़ और तितली पंखों का उपयोग सिर्फ उड़ने के लिए ही करती है, ठीक है ना। मुख्यतः उपयोग उनका उड़ने के लिए होता है, कार्य समान है, परंतु भाई साहब उसकी संरचना देखा जाए तो अलग अलग है। तो जब इस प्रकार से होता है तो उसको हम लोग समरूप अंग बोलते हैं, ठीक है ना, समजात अंग नहीं। समजात अंग में क्या होता है कि संरचना समान होती है परंतु कार्य अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो ऐसा तो इस केस में हो नहीं रहा, क्योंकि तितली और चमगादड़ के जो कार्य होते हैं वो समान होते हैं परंतु संरचना अलग अलग, इसलिए समजात अंग होगा नहीं। परंतु समरूप अंग ये होगा, क्योंकि समरूप अंग क्या होता है कि इसका जो बनावट होता है वो अलग अलग होता है, संरचना अलग होती है परंतु कार्य समान होता है। तो इसीलिए तितली और चमगादड़ का जो पंख होगा इसको हम लोग समजात अंग नहीं बोलेंगे, समरूप अंग बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें समरूप अंग कहा जाता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासीय संबंध, ठीक है ना, स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। विकासीय संबंध मतलब चीजों को विकसित करने में या विकास करने में आखिर जीवाश्म का
क्या महत्व है। तो आप लोग तो नॉर्मली जानते हो कि भाई साहब जीवाश्म में क्या आता है, हमें जैसे पेट्रोलियम वगैरह मिलता है तो उससे हम लोग का विकास हो रहा है, फैक्ट्री वगैरह चल रहा है, ठीक है, पैसे हम कमा रहे हैं। तो भाई साहब ये एक अलग चीज़ है। इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य अलग है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखा जाए तो इकोनॉमिक्स वगैरह नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बायोलॉजी के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या करा है कि जीवाश्म द्वारा हम जान पाते हैं कि अंगों की रचना केवल वर्तमान स्पीसीज पर ही आधारित नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि भाई साहब जीवाश्म का मतलब तेल ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें जो गड़े हुए हों, मुर्दे जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, ये समझ लो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना, ठीक है। तो जमीन में बहुत सारी चीज़ें दफन है जो कि लाखों करोड़ों साल से दफन है, तो वो सभी जीवाश्म के अंदर आती है। चट्टान भी जीवाश्म होती है, खाली हम लोग का माइंड में बैठा हुआ है कि तेल जो होता है पेट्रोलियम होता है वही जीवाश्म होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए बात, अगर डायनासोर का कंकाल कहीं मिले तो वो भी जीवाश्म ही होता है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जीवाश्म का उपयोग कर सकते हैं पिछले जो लाखों करोड़ों साल पहले क्या हुआ तो उसके स्टडी करने में, ठीक है ना, जिससे हम लोग अपना वर्तमान अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें पता चलता है कि हम लोग कैसे बने हैं, हम लोग अपने आप का, हमारा डीएनए किस प्रकार से, हम लोग अपने आप को किस प्रकार से रिवोल्यूशन कर सकते हैं, किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को मदद करता है कौन, जीवाश्म, ठीक है ना। क्योंकि जीवाश्म से हमें पता चलता है कि हम लोग पहले क्या थे और क्या हो सकते हैं अभी हम लोग, ठीक है। और उसी पे संभावना लगाकर हम लोग ये सोचते हैं कि आगे हम लोग फ्यूचर में क्या होंगे, ठीक है ना। तो सारा चीज जीवाश्म में खत्म हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि जीवाश्म द्वारा हम जान पाते हैं कि अंगों की रचना केवल वर्तमान स्पीसीज पर ही आधारित नहीं है, बल्कि उन स्पीसीज पर भी आधारित है जो अब जीवित नहीं है परंतु कभी अस्तित्व में थे, ठीक है ना। सॉरी, जैसे सबको पता है कि हम लोग मनुष्य शुरू से नहीं थे, पहले हम लोग एक बंदर के प्रजाति में आते हैं, ठीक है। तो पहले बंदर था हमारे पूर्वज, उसके बाद हम लोग मनुष्य बने, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जीवाश्म से पता चली है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमारा जो डीएनए ये पूरा मनुष्य में ढल चुका है, परंतु पहले जो हमारा डीएनए था वो पूरा बंदर जैसा था, ठीक है ना। तो वो रिवोल्यूशन होकर हम लोग ऐसा हुए हैं। तो सारी चीज़ें वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या लिखा है कि खुदाई में मिले जीवाश्म की गहराई तथा फॉसिल डेटिंग के आधार पर हम यह भी जान सकते हैं कि इन जीवों का अस्तित्व कब था। अच्छा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि चलो भाई साहब इतना करोड़ साल पहले डायनासोर था, भाई साहब पृथ्वी में इतना साल पहले भूकंप आया था, यहाँ पे इतना साल पहले बर्फ था, कैसे बता सकते हैं, कैसे बताते हैं, कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं। तो ये सभी जीवाश्म होगा तभी ना बता पाएंगे। तो जीवाश्म का उपयोग करके, ठीक है ना, देखा जाए तो फॉसिल डेटिंग करके हम लोग इसी से पता लगाते हैं जीवाश्म का उपयोग करके कि भाई साहब वो कितना पुराना था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें थी। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और नए बजे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम आपको पूरा सारा तैयारी करा कर देंगे, टेंशन नहीं लेना। आप जल्दी आपका जो मेन एग्जाम है बोर्ड एग्जाम, उसका भी प्रिपरेशन, उसके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देना शुरू कर दूंगा और इसी वीक से मैं आपको देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो कहीं जाने की जरूरत है नहीं और एकदम बेहतरीन तरीके से, आप चाहे आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे साइंस हो, सबका होगा। एसएसटी का तो पंगे सिर करा ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।